हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश या करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हमारे अवतार सीरीज का ये लास्ट चैप्टर है जहाँ पे हम लोग थर्मल प्रॉपर्टी या मैटर की बात करेंगे। इसके पहले ही थर्मोडायनेमिक्स SHM वेव सब कंप्लीट करा दिया हूँ, ठीक है। अब तुम्हारे पास बच क्या रहा है, बस ध्यान सुनना। तुम्हारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस बच रही है किस किस चैप्टर की मैं बता देता हूँ। 12th में बच रही है करंट इलेक्ट्रिसिटी की और रे ऑप्टिक्स की, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आज शाम तक तुम्हें मैं दे दूँगा, थोड़ा सा बचा हुआ है, और रे ऑप्टिक्स जो है वो भी मैं तुम्हें कल दे दूँगा, ठीक। और मैग्नेटिज्म भी आज तुम्हें मिल जाएगी, मैग्नेटिज्म, ठीक। और 11th में क्या बच रहा है, 11th में बच रहा है क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड, मतलब 11th का सेकेंड पार्ट। तो ये जितना भी 11th का सेकेंड पार्ट है वो तुम्हें एक ही दिन में अपलोड करूँगा, सारा एक ही साथ, ठीक है। तो तुम्हें बस धीरे धीरे अपना टाइम निकाल के एक चैप्टर दो चैप्टर करते रहना है, ठीक। मतलब ऑन एंड अराउंड 25 तारीख तक तुम सारा कंप्लीट कर लोगे। मैं तो 20 तारीख के 20 या 21 तारीख तक मैं सारा अपलोड कर दूंगा, तुम 25 तारीख तक सारा कर लोगे, ठीक है। तो चलो, थर्मल प्रॉपर्टी या मैटर से अगर किसी को आज तक डर लगा हो तो डरने की जरूरत नहीं है। बस जितना करा रहा हूँ उतने फॉर्मूले ही करके चले जाओगे, इसके बाहर कुछ आ नहीं सकता है, ठीक है। बस तुम देखते जाओ। चलो, सबसे पहले एक नोट पॉइंट है कि जो मरकरी और अल्कोहल होता है वो लिक्विड्स होते हैं जो यूज होते हैं हमारे ग्लास के थर्मोमीटर में। ग्लास के थर्मोमीटर में जो लिक्विड होती है वो मोस्टली दो चीज़ों को होती है, या तो अल्कोहल होगा या तो मरकरी होगा, ठीक है। तुमने मरकरी वाला थर्मोमीटर देखा भी होगा, ठीक है। अब देखो, C/5 इजकल टू होता है F-32/9 इजकल टू K-273/5। यानी कि अगर तुमको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो तुम ये फॉर्मूला लगाओ, C/5 इजकल टू F-32/9। मान लो दिया 35 डिग्री सेल्सियस, तो 35/5 इजकल टू F-32/9 कर दोगे तो सॉल्व करोगे दोनों को तो फ़ारेनहाइट आ जाएगा, ठीक। मान लो केल्विन में तुमको सॉल्व करना है तो सेल्सियस दिया है, केल्विन करना है तो इसको लगा दो। फ़ारेनहाइट दिया है, केल्विन करना है तो इसको लगा दो, समझे। तो C/5 इजकल टू F-32/9 इजकल टू K-273/5 होता है। जो भी तुमसे पूछे, दो मान, एक दिया होगा दूसरा पूछेगा, दोनों को इक्वेट कर देना, ठीक। फ़ारेनहाइट दिया है, सेल्सियस पूछा, इसको इक्वेट कर दो। सेल्सियस दिया है, केल्विन पूछा तो इसको इक्वेट कर दो, समझे। और केल्विन कभी भी निगेटिव में नहीं होता, केल्विन टेम्परेचर कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, ठीक। अब देखो, अब तुमसे बोलेगा कि एक थर्मामीटर देगा जो अननोन होगा, और तुमसे बोलेगा कि बताओ अगर 36 डिग्री सेल्सियस है केल्विन टेम्परेचर में, तो तुम मुझे बताओ, या 36 डिग्री सेल्सियस है सेल्सियस टेम्परेचर में, तो तुम मुझे बताओ ये जो अननोन थर्मामीटर है उसमें कितना उसका टेम्परेचर होगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो तुम्हें अननोन टेम्परेचर, अननोन मान लो तुम्हें दे दिया एक अननोन वाला, एक दे दिया सेल्सियस वाला। तो सेल्सियस का सबसे लोअर क्या होता है, लोअर पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री होता है। हायर पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री होता है। अननोन का भी कुछ लोअर दिया होगा, अननोन का भी कुछ हायर दिया होगा। तो तुम्हें बस क्या करना है, अननोन के लिए लगा देना है और सेल्सियस के लिए लगा देना कांस्टेंट कर। देखो क्या लिखोगे, टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। मान लो लिखा है क्या, 35 डिग्री सेल्सियस को उस अननोन में कन्वर्ट करो, तो यहाँ लिखोगे क्या, टेम्परेचर यानी 35 माइनस लोअर कितना होता है सेल्सियस का 0 अपन अपर कितना होता है सेल्सियस का 100 माइनस 0। तो ये हो जाएगा कितना, 35/100 इज इक्वल टू एक्स अपन उसका कितना, एक्स माइनस मान लो अननोन टेम्परेचर का, अननोन जिसका फाइंड करना है उसका लोअर पॉइंट कुछ दिया होगा ना, मान लो 10 दिया है और हायर पॉइंट 100 दिया, तो 100 माइनस 10, समझे। तो दोनों को इक्वेट कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। किसी भी कंडीशन में कहीं का भी तुमसे क्वेश्चन पूछ ले, नीट में पूछा है, मैंने करवाया भी है, अभी देखना आगे, ठीक। तो टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट या अपन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये कांस्टेंट होता है। यानी कि T1 माइनस L1 अपन U1 माइनस L1 इजकल टू T2 माइनस L2 अपन U2 माइनस L2, समझ लो। यानी कि पहले का कांस्टेंट दूसरे का कांस्टेंट, समझ गए। आगे बढ़ो, ये तुमने देखा ही 9C इजकल टू 5F-32। अब देखो, जो चेंज इन फ़ारेनहाइट होता है, जैसे चेंज इन फ़ारेनहाइट जो होगा वो 1.8 इंटू चेंज इन सेल्सियस होगा। जैसे मान लो उसने बोला इफ़ द चेंज इन फ़ारेनहाइट इज 10 देन फाइंड द चेंज इन सेल्सियस, तो 1.8 इंटू डेल्टा C इजकल टू तुम 10 कर दोगे तो 10/1.8 हो जाएगा डेल्टा C, समझे। तो डेल्टा F इजकल टू हो जाएगा 1.8 डेल्टा C, डेल्टा K हो जाएगा डेल्टा C। यानी कि इफ़ द चेंज इन फ़ारेनहाइट इज x, तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा, 1.5 डेल्टा C के बराबर होता है, सेल्सियस हो जाएगा डेल्टा F अपन 1.8, समझे। अगर कह रहा है चेंज इन केल्विन 5 होगा तो चेंज इन सेल्सियस भी 5 होगा, यानी डेल्टा K जो होता है वो डेल्टा C के बराबर होता है। समझ में आई चीज़ें। तो पहला 9C इजकल टू 5F-32, डेल्टा F इजकल टू 1.8 डेल्टा C, डेल्टा K इजकल टू डेल्टा C, ठीक। ये देखो, ये तुम्हें कहाँ काम आएगा बताओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया गया था। अगर T पे 0 डिग्री है, मान लो इनिशियल T है 0 डिग्री, ये 100 डिग्री, और ये हमारा मिड में कोई टेम्परेचर है TC, यहाँ पे R0 है,
यहाँ पे 100 डिग्री पर 100 होगा और T डिग्री सेल्सियस पे RT होगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, किसी दो को उठा लो, किसी दो को उठाओ। देखो मैंने इसको उठाया, इसको, तो 100 माइनस R0 अपन 100, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर देखो 100 माइनस R0 अपन 100 अपन RT माइनस R0 अपन टेम्परेचर। समझ रहे हो? मतलब इसमें भी तुम्हें कांस्टेंट ही करना है। कहीं का भी टेम्परेचर तुमसे पूछ लिया कि टाइम T पे बता दो कितना रेजिस्टेंस होगा, टाइम T पे बता दो कितना R होगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस दो को इक्वेट करना है। देखो R100 में से जब R0 को हटाओगे तो कितने का चेंज आ रहा है, 100 माइनस T 0 यानी 100 हो गया। ठीक है, RT में से जब R0 को हटाओगे तो कितना चेंज आ रहा है, TC माइनस T0, वही टेम्परेचर माइनस 0। समझे? यानी कि सिंपल सी बात है, R100 माइनस R0, R100 माइनस R0 करोगे तो नीचे का टेम्परेचर का डिफरेंस, RT माइनस R0 कर रहे हो तो ये जो पर का टेम्परेचर का डिफरेंस। ठीक है, मान लो मैंने कर दिया होता RT माइनस 100 तो हो जाता T माइनस 100, क्या होता, T माइनस 100 हो जाता। ठीक, आगे बढ़ो। आइडियल गैस इक्वेशन कब फॉलो किया जाता है, जब लो डेंसिटी हो, लो प्रेशर हो, हाई टेम्परेचर हो। आइडियल गैस इक्वेशन में क्या होता है, जब लो डेंसिटी, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर होता है उस समय आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, 0 केल्विन पे हमारा टेम्परेचर कितना होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। जब प्रेशर 0 होगा, वॉल्यूम 0 होगा तो मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाएगा। समझना बात को, व्हेन प्रेशर इज 0, व्हेन वॉल्यूम इज 0, कब होगा, 0 केल्विन पे। ठीक है, तो व्हेन प्रेशर 0, व्हेन वॉल्यूम 0, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाएगा, कोई सी भी तरह का मॉलिक्यूलर मोशन होगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। ठीक, अब देखो चेंज इन लेंथ क्या होता है, जो डेल्टा L होता है वो हमारा L0 अल्फा डेल्टा T होता है। मान लो मैंने किसी वायर को हिट किया तो कितना उसमें चेंज इन लेंथ आएगा। ठीक है, तुम कहोगे भैया वहाँ पे तो डेल्टा L कुछ और होता था, फोर्स इक्वल क्या होता था, गामा A अपन ऐसे कुछ होता था। ठीक है, लेकिन वो अलग चीज़ है, उसमें तुम हीट नहीं कर रहे थे, उसमें तुम किसी बॉडी को लटका दे रहे थे तो अपने वेट की वजह से नीचे जा रहा था, अपने मास की वजह से नीचे आ रहा था। लेकिन ये क्या है, ये कह रहा मतलब थर्मल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, इसमें तुम हीट कर रहे हो या कुछ गर्म कर रहे हो, तो डेल्टा L क्या हो जाएगा, मतलब चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ हो जाएगा L0 अल्फा डेल्टा T। कितना हो जाएगा चेंज इन लेंथ, L0 अल्फा डेल्टा T। चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, L0 अल्फा डेल्टा T। ठीक है, तो यहाँ से तुम L फाइनल निकालोगे, डेल्टा L क्या होता है, L फाइनल माइनस L0 इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा T। तो यहाँ से L फाइनल इक्वल हो जाएगा क्या, L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा T। L0 को कॉमन ले लो, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T हो जाएगा। समझे? तो चेंज इन लेंथ होता है 1 प्लस L0 अल्फा डेल्टा T, और जो फाइनल लेंथ होती है वो होती है L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। समझ में आई चीज़ें, दोनों अलग चीज़ें। ये चेंज इन लेंथ है L0 अल्फा डेल्टा T और L फाइनल होगा L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक है, और डिफरेंस इन लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहता है, किसी भी बॉडी को हीट करोगे तो जो डिफरेंस इन लेंथ होगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि L1 अल्फा 1 हमारा L2 अल्फा 2 के बराबर होगा। क्या होगा, सॉरी, L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2 के बराबर होगा। ठीक है, थोड़ा सा सुबह की जगह हूँ ना, सुबह का ही जगह हो, अराउंड 5 बजे ही गया था, खेत में पानी चल रहा था, तो पानी चल रहा है, मैं अभी थोड़ा रूम पे घर पे आया हूँ खाना खाने के लिए, तो सोचा हूँ पहले ये जो बाकी है उसको पूरा करा दूँ, फिर जाऊँगा अभी। ठीक है, तो L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा का रेशियो होता है 1 to 3 आइसोट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। ये अल्फ़ा है ना, यहाँ पे देखो ये अल्फ़ा रखे हो, अल्फ़ा का वैल्यू 1 रख दोगे। मान लो उसने बोल दिया कि बीटा रखना है, तो बीटा की जगह 2 अल्फ़ा रखोगे, गामा की जगह 3 अल्फ़ा रखोगे, अगर आइसोट्रॉपिक प्रोसेस हुआ तो। अगर एन आइसोट्रॉपिक प्रोसेस दे दिया, ये जीएमएम से पूछा गया, अभी तुम्हारे नहीं पूछा गया, अगर एन आइसोट्रॉपिक दे दिया तो गामा इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा होता है, इसका मतलब 1, इसका मतलब 2, इसका मतलब 3। तो गामा को तुमको लिखना है एन आइसोट्रॉपिक है, तुम लिखोगे अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3। ठीक है, अगर यही बराबर हो तो मैं 3 अल्फ़ा लिख देता सीधे, लेकिन अलग अलग है तो मैं लिखूंगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3, और बीटा इक्वल टू क्या होता है 2/3 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो बाई मेटालिक स्ट्रिप, बाई मेटालिक स्ट्रिप बोलता है कि जब तुम अल्फ़ा इसका जब बढ़ेगा, एक्सपेंशन जब करोगे अल्फ़ा बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होना, ये सिंपल बात है। ठीक है, तो बाई मेटालिक स्ट्रिप में अगर अल्फ़ा बढ़ेगा तो एक्सपेंशन बढ़ेगा, बाई मेटालिक स्ट्रिप में अगर अल्फ़ा बढ़ेगा तो एक्सपेंशन बढ़ेगा। और जो आर होती है, ये देखो ये हमारी पूरी क्या है, आर है, ऐसा स्ट्रिप है ना, एक स्ट्रिप यहाँ है, एक स्ट्रिप यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ का जो एंगल बन रहा है थीटा, और ये पूरी डिस्टेंस आर है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो आर होती है उसकी वैल्यू होती है डी। डी हमारा क्या होता है, दोनों मेटल का वो, तो डी 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी। अभी तो पूछा तो नहीं गया, लेकिन पूछेगा तो लिख सकते हो यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, तो अल्फ़ा अगर बढ़ा तो एक्सपेंशन बढ़ेगा, आर का वैल्यू होगा डी। आर क्या है, थीटा एंगल, हो थीटा एंगल से जो एंगल सबटेंड करता है वो हमारा आर की तरह होता है ना। ऐसे मान लो मेल्टिंग बायोमेट्रिक स्ट्रिप है, तो वो जो एंगल होगा थीटा, वहाँ से लेके आर तक का पूरा डिस्टेंस होती है आर होती है। तो आर इक्वल हो जाएगा डी 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी,
अपन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। ठीक, अब कुछ लोग कहेंगे डेल्टा टी काट दो, भाई डेल्टा टी नहीं है वो डी इंटू डेल्टा टी है, समझ रहे हो। देखो जब फ्री एंड रहेगा, कोई तुम ऐसे रख रहे हो फ्री एंड है तो स्ट्रेस भी जीरो होगा, स्ट्रेन भी जीरो होगा। ठीक, लेकिन जब फिक्स एंड होगा, दोनों तरफ फिक्स हो गया, तो फोर्स होगा वाई ए अल्फा डेल्टा टी। फोर्स कितना होगा, वाई यानी गामा ए अल्फा डेल्टा टी। फोर्स कितना होगा, गामा ए अल्फा डेल्टा टी। फोर्स कितना होगा, गामा ए अल्फा डेल्टा टी होगा। ठीक, और गामा क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जानते ही हो। और फोर्स हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है लेंथ के। फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ होता है। देखो लेंथ तो कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, तो लेंथ चाहे इतना रहे, चाहे इतना रहे, चाहे इतना रहे, चाहे इतना रहे, फोर्स इंडिपेंडेंट होगा लेंथ के। फोर्स का सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो गामा ए अल्फा डेल्टा टी, इंडिपेंडेंट होगा लेंथ के। ठीक है, जो थर्मल स्ट्रेस होता है फोर्स अपन एरिया होगा, तो वहाँ पे फोर्स का क्या, गामा ए अल्फा डेल्टा टी, ए से कट जाएगा तो बचेगा क्या, गामा अल्फा डेल्टा टी। ठीक, अब क्लॉक वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। समर में डेल्टा एल यानी चेंज लेंथ बढ़ जाएगा। जब जैसे ही चेंज लेंथ बढ़ेगा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई रूट में एल बाई सिंपल पेंडुलम का होता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल पेंडुलम का, क्लॉक में भी वही होगा ना, जब लेंथ बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है टाइम थोड़ा सा बढ़ना ही बढ़ना है। तो सिंपल पेंडुलम का मैंने समझा दिया तुमको, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट में एल बाई जी, वहाँ पर भी लेंथ बढ़ा हुआ टाइम पीरियड बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर देखो समर के केस में चेंज लेंथ बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड अगर बढ़ गया तो हमारा क्या हो, क्लॉक हमारी स्लो हो गई, सिंपल सी बात है। जहाँ पहले 60 सेकंड थी अब 62 सेकंड हो गई, तो क्या हो गई, टाइम पीरियड बढ़ गया ना। टाइम पीरियड होने मतलब क्या हुआ, अब घड़ी स्लो चलने लगी, तभी तो 62 सेकंड लगा उसको, तो घड़ी स्लो चलने लगी। और तो इस समय डेल्टा थीटा जो लिखोगे वो थीटा माइनस थीटा नॉट लिखो, अभी बता रहा हूँ ये क्या है। ठीक है, विंटर में चेंज इन लेंथ कम हो गई, क्योंकि विंटर में ठंडी की वजह से अल्फा देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी में अल्फा बढ़ रहा है, अल्फा बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन बढ़ रहा है तो डेल्टा एल बढ़ गया, डेल्टा एल बढ़ गया तो टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया तो क्लॉक हमारी स्लो हो गई, क्लॉक हमारी स्लो हो गई तो डेल्टा थीटा इक्वल टू थीटा माइनस थीटा नॉट हो गया। ठीक है, अब देखो विंटर में कंप्रेशन होगा ना, विंटर में क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो अल्फा कम हो जाएगा, तो अल्फा कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा तो अल्फा कम होगा, यानी कि एक्सपेंशन कम हो, यानी कि कंप्रेशन बोल सकते हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एल कम हो जाएगा। विंटर में डेल्टा एल कम होगा, जैसे डेल्टा एल कम होगा टाइम पीरियड कम हो जाएगा। जब टाइम पीरियड कम हो जाएगा, पहले 60 था अब 58 हो जाएगा, तो तुम्हारा टाइम मतलब क्या हो, तुम्हारा क्लॉक बढ़ गई, घड़ी की स्पीड बढ़ गई, तो क्लॉक विल बिकम फास्टर। और वहाँ पे डेल्टा थीटा लिखोगे थीटा नॉट माइनस थीटा, थीटा नॉट जो इनिशियल था उससे कम हो गया तो थीटा नॉट माइनस थीटा रखोगे। ठीक है, अब तुमसे यहाँ पूछा जाता है बताओ कितना टाइम पीरियड हो गया, डेल्टा टी अपन टी कितना होगा, तो डेल्टा टी जो होता है, डेल्टा टी अपन टी होता है 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा होता है। तो अगर समर के लिए पूछेगा तो डेल्टा थीटा कर देंगे, थीटा माइनस थीटा नॉट कर देना, जो फाइनल होगा उसमें से इनिशियल। और विंटर के लिए पूछेगा तो थीटा माइनस थीटा कर देना, कि इनिशियल माइनस फाइनल कर देना, समझे। तो डेल्टा टी अपन टी इक्वल टू क्या होगा, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा टी अपन टी क्या होगा, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा टी अपन टी क्या होगा, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा टी अपन टी क्या होगा, हाफ अल्फा डेल्टा टी थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखो, टाइम पूछेगा टाइम बता देना, टाइम पीरियड पूछेगा टाइम पीरियड बता देना। ठीक, गेन और लॉस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम पीरियड, जो भी गेन या लॉस हो रहा है वो इंडिपेंडेंट होगा टाइम पीरियड का। ठीक, देखो ये कंप्रेशन तुमको पूछेगा, वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन बता दो, डेंसिटी चेंज इन डेंसिटी बता दो, तो क्या होगा, डेल्टा रो अपन रो नॉट इक्वल टू होता है माइनस में डेल्टा बी अपन बी इक्वल टू माइनस में गामा डेल्टा टी। अभी पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा मैंने करवाया, बस याद कर लो कितना, डेल्टा रो अपन रो नॉट माइनस डेल्टा बी अपन बी इक्वल टू माइनस में गामा डेल्टा टी। बी फाइनल इक्वल टू होता है वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और रो फाइनल इक्वल टू होता है रो नॉट 1 माइनस रो डेल्टा गामा डेल्टा टी। देख रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पे बी फाइनल इक्वल टू बी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, यानी यहाँ पे प्लस आ रहा है, और यहाँ पे रो फाइनल डेंसिटी फाइनल इक्वल टू क्या हो रहा है, रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी, यानी कि यहाँ पे माइनस आ रहा है। ठीक है, और गामा हमारा क्या है 3 अल्फा के बराबर, गामा हमारा क्या है 3 अल्फा के बराबर है। ठीक, H2O कंट्रैक्ट, ये देखना ये गामा 3 अल्फा होता है, जानते ही अल्फा 1 इस टू अल्फा 2 इस टू अल्फा बीटा, गामा क्या होता है 1 2 3 होता है, तो अल्फा क्या है, गामा क्या है 3 अल्फा के बराबर है। ठीक, अब देखो 4 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे, वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज करता है वाटर का, वाटर मस्ट एक्सपेल्ड आउट, यानी कि वाटर को बाहर आना ही पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम उसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक, और पानी कंट्रैक्ट करता है हीटिंग करने पे 0 डिग्री से 4 डिग्री से, एनसीईआरटी की लाइन से। ठीक है, तो पानी कंट्रैक्ट करता है ऑन हीटिंग बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, और वाटर हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर के पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, ये देखो ये लिक्विड है और ये हमारा सॉलिड कंटेनर है, ये लिक्विड है और ये हमारा कंटेनर वाई एस। ठीक है, तो अगर वाई एस वाई एल के बराबर है, यानी कि जो वो हमारा गामा है
वो YS और YL दोनों बराबर है, तो वहाँ पे लिक्विड का लेवल अनचेंज रहेगा, अपरेंट वाला भी सेम रहेगा। लेकिन जैसे लिक्विड का अपरेंट ज़्यादा हो गया, लिक्विड का गामा ज़्यादा हो गया, तो लिक्विड का गामा ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, गामा डैश पॉजिटिव हो गया। तो जैसे ही पॉजिटिव होगा इसका मतलब क्या, ओवरफ्लो हो जाएगा, अपरेंट हमारा बढ़ जाएगा। समझे? समझ आया क्या कह रहा हूँ कि गामा एस गामा एल होगा, लिक्विड का लेवल अनचेंज रहेगा, अपरेंट सेम रहेगा। जब गामा लिक्विड गामा एस से ज़्यादा हो जाएगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा, गामा डैश पॉजिटिव आ जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। लेकिन जब गामा सॉलिड का मतलब समझना, गामा लिक्विड ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, ये ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, मतलब ये थोड़ा थोड़ा भी एक्सपेंड करेगा, तब तक पानी ज़्यादा एक्सपेंड करके गिर जाएगा। ठीक। तीसरा केस देखो, गामा सॉलिड का जब ज़्यादा हो, गामा लिक्विड कि जब सॉलिड का ही ज़्यादा होगा तो तुम जैसे हीट करोगे एक्सपेंड कर जाएगा। तो ये पानी जैसे मान लो पहले बर्तन इतना था, अब बर्तन इतना हो गया। ठीक है, तो पानी का लेवल थोड़ा सा क्या होगा, घटेगा ही। समझ रहे हो? मतलब बड़े बर्तन में डालो तो पानी का लेवल घटेगा ही ना भाई, तो एक्सपेंशन करने की वजह से वो घट गया। तो गामा अगर सॉलिड का ज़्यादा है तो गामा डैश निगेटिव हो जाएगा और लेवल विल गो डाउन होगा, अपरेंट हमारा घट जाएगा। ठीक। और गामा अपरेंट क्या होता है, गामा एल माइनस गामा एस होता है। तो अगर गामा एल ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और गामा एस ज़्यादा होगा तो निगेटिव हो जाएगा, लिखा है यहाँ पे। और डेल्टा बी अपरेंट इक्वल टू बी नॉट गामा एल माइनस डेल्टा टी हो जाएगा, और डेल्टा बी अपरेंट इक्वल टू बी नॉट गामा एल माइनस गामा एस डेल्टा टी। बस ये याद करो। ठीक है, डेल्टा बी अपरेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी नॉट गामा एल माइनस गामा एस डेल्टा टी, जहाँ पे गामा एस क्या लिख सकते हो, 3 अल्फा एस लिख सकते हो। और अल्फा दिया है तो 3 इंटू अल्फा एस कर दो, नहीं तो जानते ही हो दिया ही रहता है। ठीक है, तो जैसे दिया वैसे कर लेना। ठीक, आगे बढ़ो। जो ट्रू रीडिंग हमारी होती है, जो भी हमारी ट्रू रीडिंग आती है वो हमारी रीडिंग टेकन प्लस डेल्टा। मान लो कोई स्केल का क्वेश्चन देते, स्टील की स्केल है, उसको हीट कर रहे हो, तो जो उसकी ट्रू रीडिंग आएगी ना, वो रीडिंग टेकन जो भी रीडिंग हमारी आ रही है वो प्लस डेल्टा एल के बराबर आती है। ठीक, ये गामा और टी के बीच के जो कॉपर ग्राफ बनता है ऐसे होता है। ठीक, इसको बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। गामा क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक। अल्फा क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बीटा और गामा, गामा बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और बीटा क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन बोल सकते हो। ठीक है, तो गामा और टेम्परेचर के बीच में जो कॉपर का ग्राफ है ऐसे बनेगा। गामा इनवर्सली पोस्ट क्या होता है, टेम्परेचर होता है। गामा इनवर्सली पोस्ट क्या होता है, टेम्परेचर होता है, पहले ही बता चुका। ठीक, कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री का सिंपल सा फंडा होता है, हीट गेन हीट लॉस के बराबर होता है, और एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होती है। ठीक है, ट्रिक क्या होती है इसकी, किसी एक टेम्परेचर पर दोनों को लाकर हीट गेन हीट लॉस के बराबर कर दो। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हूँ, अभी तुम देखना, तुम्हारा मन एकदम खुश हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा मन खुश हो जाएगा तो मुझे भी खुश होना होता है, तो मैं कैसे खुश होऊंगा, एक लाइक और एक कमेंट कर देना। ठीक है, किसी एक टेम्परेचर पर दोनों को, जैसे मान लो लिखा है 80 डिग्री सेल्सियस है, उस आइस है, वाटर है, उसको -10 डिग्री सेल्सियस आइस पिलाना है, तो मैं क्यों ना इसको भी 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पिला दूँ, इसको भी 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पिला दूँ, दोनों को ला के हीट गेन हीट लॉस के बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझे? मतलब किसी भी एक टेम्परेचर पर दोनों को ला के हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस लगा देना। ठीक, किसी भी टेम्परेचर पर ला देना। और रेगुलेशन का मतलब होता है मेल्टिंग ऑफ आइस एंड रीसोलिडिफिकेशन। जैसे ये आइस होती है, एक आइस रखी होती है, उसके ऊपर धागा होता है, धागा इसको मेल्ट कराता है आइस को, तो आइस एक तरफ से मेल्ट हो रही होती है, एक तरफ से ठंडी की वजह से जम रही होती है। तो वही लिखा हुआ है, रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि मेल्टिंग ऑफ आइस एंड रीसोलिडिफिकेशन, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड रीसोलिडिफिकेशन। ठीक, अब देखो, जब स्टेट चेंज नहीं होगा, देखो जब स्टेट चेंज नहीं होगा तो लिक्विड में रहेगा, वेपर में रहेगा, तो वहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा हीट का MS डेल्टा टी, जहाँ पे एस हमारा स्पेसिफिक हीट है। और एनर्जी कंजर्वेशन में अगर मास केजी मिलेंगे तो एस हमारा 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होगा। ठीक है, कब, जब ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जब स्टेट चेंज नहीं होगा, मान लो लिक्विड में ही रह गया, मान लो हमको पानी से पानी में जाना, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे MS डेल्टा टी, बस टेम्परेचर का चेंजिंग वहाँ पे हुई रहती है। तो लिक्विड में रहे, वेपर में रहे, तो Q इक्वल टू MS डेल्टा टी होगा, स्पेसिफिक हीट होगा। और एनर्जी कंजर्वेशन में क्या करोगे, अगर मास केजी में है तो एस को हम लेंगे 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, और मास ग्राम में है और ये कैलोरी में है तो क्या लेंगे, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4.2, समझे, वो मैं करवा दूँगा क्वेश्चन में, अभी हो जाएगा। ठीक, देख लेना। और जब स्टेट चेंज हो गया, स्टेट से मतलब सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं क्या, Q इक्वल टू ML, वहाँ पे हीट लगती है Q इक्वल टू ML के बराबर। ऊपर क्या लग रही थी, जब स्टेट चेंज नहीं हो रहा था तो Q इक्वल टू MS डेल्टा टी, अभी लग रही है जब स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस चला गया, सॉलिड से गैस बन गया, तो वो सब क्या होता है, स्टेट चेंज हो रहा है ना, तो वहाँ पे Q इक्वल टू ML लगेगी, Q इक्वल टू ML लगेगी। ठीक है, मान लो सॉलिड से लिक्विड में गया तो इसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड से गैस में गया इसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझे, सॉलिड से लिक्विड में गया तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लिक्विड से गैस में गया तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक, और
जो एल होती है आइस की 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, इसको 80 किलो कैलोरी पर केजी बोल सकते हो, या 80 इंटू 4200 जूल पर केजी बोल सकते हो, तीनों हमारे कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। स्टीम का कितना होता है, मान लो गैस में चेंज हो गया तो एल कितना होगा, लेटेंट हीट कितना होगा उसका 536 होता है, लेकिन मैं इसको सॉल्व करने के लिए 540 हम लोग लेते हैं, ठीक है। ओरिजिनल में 536 होता है, 536 कैलोरी पर ग्राम, लेकिन उसको हम लोग 540 पर ग्राम करते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक। और इसको 540 गुणे 2 4200 जूल पर केजी ले सकते हो, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। जब स्टेट चेंज नहीं होगा तो क्यू इक्वल टू एमएस डेल्टा टी लगेगा, और जब स्टेट चेंज हो जाएगा तो हमारा क्या लगेगा, ये क्यू इक्वल टू एमएल लगेगा, ठीक है। एस की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, 1 होती है, लेकिन जब तुम केजी वगैरह में लिखोगे तो वहाँ पे 4200 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। यानी मास को जब केजी में लोगे तो 4200 जूल पर केजी कर देना, और मास को ग्राम लियो तो एस की वैल्यू 1 होगी। एस की वैल्यू कितनी होगी, एस की वैल्यू 1 होगी जब मास को इसमें ग्राम में लियो तो एस की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। लेकिन लेटेंट हीट की वैल्यू मैंने बता दी, लेटेंट हीट स्टीम की वैल्यू बता दी, क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखो, तुमने सॉलिड को हीट किया, मेल्टिंग स्टार्ट हुई। मेल्टिंग ऐसी नहीं हुई कि तुरंत, मतलब ये सॉलिड था तुरंत पानी पिघल गया, धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हुआ, तो मतलब मेल्टिंग स्टार्ट हुई, यहाँ तक मेल्टिंग हुई। फिर तुमने हीट और किया, हीटिंग ऑफ लिक्विड हुई, मतलब ऐसा तो नहीं तुरंत वो मतलब तुरंत भाप बन के उड़ जाएगा, पहले हीट तो होगा, तो हीटिंग ऑफ लिक्विड हुई, फिर बॉइलिंग हुई, फिर हीटिंग ऑफ गैस हुई। समझ रहे हो कैसे खेल चल रहा है। यानी 0 से A तक पहले तुमने सॉलिड को हीट किया, कांस्टेंट मतलब तुमने हीट किया, उसको हीट करते रहे। अब मेल्टिंग स्टार्ट होगी, लिक्विड है ना, सॉलिड है मतलब तुमने मेल्टिंग अब स्टार्ट की। जैसे तुमने मेल्टिंग स्टार्ट करी तो अचानक से तो मेल्ट होकर पूरा लिक्विड बनेगा नहीं, सॉलिड धीरे धीरे मेल्ट होगा, तो देखो धीरे धीरे मेल्ट करना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे आके पूरा उसने मतलब मेल्ट करके यहाँ पे लिक्विड में आ गया, ठीक। अब लिक्विड में आ गया, अब तुमने फिर से हीट करना स्टार्ट किया, लिक्विड को हीट किया, ऐसा तो नहीं उड़ जाएगा सीधे, तो लिक्विड हीट किया। अब यहाँ पे आ गई तुम्हारे पास क्या, लिक्विड तुम्हारे एकदम हीट हो गई, बॉइलिंग पॉइंट पे आ गई। अब बॉइलिंग पॉइंट पे ऐसा तो नहीं तुरंत गैस बन जाएगी, तो बॉइलिंग पॉइंट पे आके बॉइल हुई, और अपने जब उसका जैसे वाटर है तो 100 डिग्री जब आएगी तो यहाँ से अपना गैस बन जाएगी, फिर गैस को हीट करो। समझे चीज़ों को, ठीक है। तो ये हमारा था हीटिंग ऑफ सॉलिड, मैंने बता दिया, ये बता दिया, ठीक है। अब इसका स्लोप देखो, अल्फा है, इसका बीटा है, इसका गामा है। तो जो स्लोप होती है वो हमारे dy/dx यानी dt/dt होती है, यानी dq हमारी क्या होती है, ms डेल्टा टी है। तो तुमको मालूम है हीट क्या होती है, ms डेल्टा टी होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चेंज थोड़ी ना हो रहा भाई, जब स्टेट चेंज ना हो तो क्या लगाते हैं, ms डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या लगाओगे ml, यहाँ पे क्या लगाओगे ml, यहाँ पे जो ml लगाओगे, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा हो तो स्लोप होती है अल्फा की ज़्यादा होती है सबसे, फिर बीटा की, फिर गामा की। तो स्लोप ध्यान रखना, स्लोप सबसे ज़्यादा किसका होगी, अल्फा की, फिर बीटा की, फिर गामा की, ठीक। और हीटिंग कैपेसिटी जो होगी वो वेपर की सबसे ज़्यादा होगी, फिर वाटर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, वेपर की, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। किसकी होगी, सबसे ज़्यादा वेपर की होगी, फिर लिक्विड की होगी, फिर सॉलिड की होगी, ठीक। अब देखो ओ से ए तक तुम देख रहे हो कि जो स्लोप है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। जो एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ लाइन हुए हैं। यानी कि तुमसे अगर कोई स्पेसिफिक हीट पूछ लिया, तुम बोलोगे जो स्लोप है इसका 1 रेसिप्रोकल कर दोगे, यानी रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप, यानी कि 1 स्लोप ऑफ लाइन ओ ए। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, स्पेसिफिक हीट और थर्मल कैपेसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ टेम्परेचर टाइम एरिया, ठीक। अब देखो ए से बी में देखो या सी से डी में देखो, वहाँ पे देख रहे हो तुम क्या है, क्यू हमारा ml होगा। ए से बी में क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, और यहाँ पे क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हो स्लोप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/tan थीटा होता है, तो 1/tan 0 हो जाएगा, तो tan 0 इन्फाइनाइट हो जाएगा। क्योंकि स्लोप हमारा पहले बात तो 1/tan थीटा होगा, और tan थीटा क्या है 0, तो tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो 1/tan 0 क्या होता है, इन्फाइनाइट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ लाइन, मतलब कि ये लाइन जितनी बड़ी रहेगी उतनी ज़्यादा लेंथ ऑफ, जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या रहेगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रहेगी। ये वाली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जितनी ज़्यादा लाइन बड़ी रहेगी उतनी ज़्यादा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी, जितनी ज़्यादा ये लाइन बड़ी होगी उतनी ज़्यादा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना दोनों चीज़, किसका स्लोप क्या कहता है, ये दोनों चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी, ठीक। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को बोलते हैं 0.01 डिग्री सेल्सियस, जो 273.16 केल्विन होता है, और यहाँ पे 6.11 × 10⁻³ पास्कल का प्रेशर होता है। ये हमारा एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री पर नहीं होता है, वो 0.01 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और ये 273.16 केल्विन के बराबर होता है, ठीक। प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है, मेल्टिंग पॉइंट घटती है। अगर तुमने प्रेशर बढ़ाया तो
तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है, मेल्टिंग पॉइंट घटती है। क्या होती है, अगर तुमने प्रेशर बढ़ाया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है, मेल्टिंग पॉइंट घटती है। अगर तुमने प्रेशर बढ़ाया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है, मेल्टिंग पॉइंट घटती है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है, मेल्टिंग पॉइंट घटती है। अगर तुमने प्रेशर घटाया तो बॉइलिंग पॉइंट घटती है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती है। ठीक, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट घटेगी। प्रेशर घटाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगी। ठीक, आइस स्टीम कॉम्बिनेशन देखो, मान लो कहीं पे तुमको आइस और स्टीम का कॉम्बिनेशन दे दिया कि क्या क्या 10 ग्राम आइस है, 10 ग्राम स्टीम के साथ मिक्स हो रहा है, तो बताओ टेम्परेचर मिक्सर का कितना होगा। तो ध्यान से बस एक चीज़ समझना, तुम देखना एक ट्रिक होती है कि मास ऑफ आइस और मास ऑफ स्टीम का रेशियो देखना। अगर मास ऑफ आइस इज टू मास ऑफ स्टीम का रेशियो 1:1 है या 2:1 है, 3:1, यानी कि मास ऑफ स्टीम ये 1:1 है या 2:1 है, 3:1 है, मास ऑफ आइस इज टू मास ऑफ स्टीम, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर मिक्सर होगी वो 100 डिग्री सेल्सियस होगी, याद कर लो। ठीक, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1 है, तो टेम्परेचर जो मिक्सर की होगी वो 0 से 100 के बीच में कुछ भी हो सकती है। और 8:1, 9:1, 10:1 होगी, तो टेम्परेचर मिक्सर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, समझे, यानी 1:1, 2:1, 3:1 में क्या होगा, 100 डिग्री। बाकी 4 से लेकर 7:1 तक क्या होगा, 0 से 100 के बीच में। 8:1, 9:1, 10:1 क्या होगा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, याद कर लो, डायरेक्ट तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट डज नॉट डिपेंड ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड और गैस। अप टू 30 डिग्री सेल्सियस तक स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहता है और हाई टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट बढ़ने लगता है। मतलब 30 डिग्री सेल्सियस तक स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहता है और हाई टेम्परेचर पे जाते जाते देखो 30 के बाद देखो बढ़ने लगा। ठीक, स्पेसिफिक हीट को हम लोग एस और सी से डिनोट करते हैं, जहाँ पे देखो स्पेसिफिक हीट का मतलब डिफिनेशन क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू वन, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड बाई 1 यूनिट मास टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। मतलब कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है 1 यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए। तो 1 केल्विन वैल्यू 4.2 होती है, ये क्यू इक्वल टू एमएस डेल्टा टी होगी। तो ऐसा हमारा क्या हो जाएगा, 1/m डी क्यू अपन डी टी, ये हमारा एस क्या हमारा स्पेसिफिक हीट होता है। इसको सी से भी डिनोट करते हैं। यूनिट देख लो, जूल पर केजी पर केल्विन या कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस। ठीक है, स्पेसिफिक हीट वाटर अभी ऊपर बताया हूँ कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस, 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन में होगा और 4200 जूल पर केजी पर केल्विन भी होगा। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितनी होती है, 0.5 कैलोरी, और गैस की कितनी होती है, 2100 जूल पर केजी केल्विन। आइस और गैस की कितनी होती है, 0.5 कैलोरी पर ग्राम बोल दो, 2100 जूल पर केजी केल्विन बोल दो, समझे। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है, 80 होती है। लेटेंट हीट ऑफ ऑपरेशन कितनी होती है, 536 होती है, 540 मानते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है, 1 होती है। आइस और गैस की 0.5 होती है, 2100 होती है किलो जूल में, किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक, जब चेंज ऑफ स्टेट ना हो तो भी बोला हूँ क्यू इक्वल टू एमएस डेल्टा टी होगा। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी होती है 1 मोल को अगर 1 डिग्री सेल्सियस, अभी तक तो क्या थी स्पेसिफिक हीट, क्या थी स्पेसिफिक हीट थी 1 यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन से उठाना था हमको। यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी मतलब 1 यूनिट मास नहीं है, अब 1 मोल है, 1 मोल को तुमको उठाना 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन से। मोलर हीट कैपेसिटी हमारी क्या होगी, मॉलिक्यूलर वेट इंटू स्पेसिफिक हीट होगी। जो मोलर हीट कैपेसिटी होगी वो क्या होगी हमारे पास, मॉलिक्यूलर वेट इंटू स्पेसिफिक हीट के बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक हीट तुमको मालूम ही था 1/m डी क्यू अपन डी टी था, यहाँ पे m से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर, तो जो हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट होगा क्या होगा वो m/m, यानी कि मोलर मास अपॉन m इंटू डी क्यू अपन डी टी, क्योंकि 1/m इंटू डी क्यू अपन डी टी क्या हमारा s है। ठीक है, ऐसा हमारा क्या होता है डी क्यू अपन डी टी अपन m, तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे, क्या मॉलिक्यूलर वेट इंटू स्पेसिफिक हीट के बराबर होगा m/m डी क्यू अपन डी टी होगी, इसका होगा जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक, तुमने पढ़ लिया स्पेसिफिक हीट, तुमने पढ़ लिया मोलर हीट। अब पढ़ोगे क्या, सिंपल सा हीट कैपेसिटी दिया हो या थर्मल कैपेसिटी दिया हो। तो हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी का जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि पूरे सबस्टेंस को ही 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दो घटा दो, पूरे सबस्टेंस को ही 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दो या घटा दो। ठीक है, और ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी पे, और ये मास ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी पे, और मास ऑफ द बॉडी पर भी डिपेंड करता है। होल सबस्टेंस को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते तो हमारा क्या होता है, हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी होता है। और हीट कैपेसिटी क्या होता है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट होता है। तुमको स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला मालूम था, क्या था स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला तुमने यहाँ पे निकाला था, क्या था, देखो यहाँ देखना 1/m इंटू डी क्यू अपन डी टी। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट, तो मास से मल्टीप्लाई करोगे, मास मास कट जाएगा, क्या बचेगा, डी क्यू अपन डी टी ही बचेगा। ठीक है, तो हो गया हमारे पास क्या ये डी क्यू अपन डी टी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी सिंपल सा होता है डी क्यू अपन डी टी इक्वल टू एम एस होता है। ठीक, यूनिट देख लेना, डायमेंशन तुमको निकालना सिखाई दिया हूँ यूनिट डायमेंशन में। वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, मास ऑफ बॉडी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल। किसी का भी अगर वेट इक्विवेलेंट निकालना, वाटर इक्विवेलेंट निकालना है तो मास ऑफ बॉडी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट मटेरियल कर देना, वाटर इक्विवेलेंट निकल जाएगा और ये एमएस के बराबर होता है। ठीक है,
लिक्विड वेपर जहाँ पे कोएग्जिस्ट करते हैं उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जो तुमने ग्राफ देखा होगा, ग्राफ पे जहाँ पे लिक्विड वेपर ये सारे कोएग्जिस्ट करने लगते हैं उसको होरफ्रस्ट लाइन बोलते हैं या सब्लिमेशन कर्व बोलते हैं। सब्लिमेशन कर्व क्या होता है, जहाँ पे हमारा सॉलिड हमारा क्या देता है, सीधे गैस में कन्वर्जन होता है, तो वहाँ पे एक लाइन होती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, होरफ्रस्ट लाइन बोलते हैं, उसको हम लोग सब्लिमेशन कर्व भी बोलते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मैंने ऊपर ही बता दिया तुम्हें, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में देखो, कह रहे हैं 90 से 80 हो गया, 80 से 70 हो गया, 70 से 60 हो गया, तो तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि जब तुम 90 से 70 होगा, 90 से 80 जब उसको होना रहेगा ना तो बहुत जल्दी लूज हो जाएगा टेम्परेचर उसका। 80 से 70 में थोड़ा और टाइम लगेगा, धीरे होगा। 70 से 60 में थोड़ा और धीरे होगा। तो सबसे ज़्यादा टाइम किस में लग रहा है लूज होने में, तो सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है T3 में, फिर T2 में, फिर T1 में, ठीक है। 90 से 80, तुम कोई चाय पी रहे हो, तुमने चाय को पिया ऐसे रख दिया, तुम देखना बहुत जल्दी ठंडा होगा, लेकिन जब वो ठंडा हो गया है तो मान लो तुमने 1 मिनट तक रखा था उसको, ठीक है, 1 मिनट में वो जितना ठंडा होगा, अगर तुमने अगला 1 मिनट और रख दिया तो उतना ठंडा नहीं होगा, क्योंकि पहले से उसकी टेम्परेचर थोड़ी डाउन हो चुकी रहेगी। तो वही चीज़ होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में कि 90 से 80, 80 70, 70 से 60 में जा रहे हो, तो 90 से 80 अगर T1 में हो रहा है, 80 70 T2 में, और वो T3 में हो रहा है, तो सबसे कम टाइम किस में लग रहा है, 90 से 80 होने में, ठीक है। क्योंकि 90 से 80 होगा, टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा एनर्जी रहता है उतना ज़्यादा जल्दी खत्म होता है। जितना ज़्यादा मेरे पास पैसा रहेगा उतना ज़्यादा मैं घूमूंगा, फिरूंगा, खाऊंगा, ऐसा करूँगा, ठीक है। जितना कम पैसा रहेगा चुप के दुबक के बैठा रहूँगा एक कोने में, ठीक है, समझे। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा बोलो, T3, T2, T1, ठीक। रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली अपोज टू चेंज इन टेम्परेचर होता है। और T1 माइनस किसी का भी निकालना हो तो तुम क्या करोगे, जैसे मान लो 90 से 80 हो गई तो तुम्हें क्या निकालना हो, और 80 70 हो गई तो तुम क्या निकालोगे, T1 माइनस T2 अपन टाइम, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर अपन टाइम इज इक्वल टू के हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है, T1 प्लस T2 अपन T2 माइनस T0 यानी टेम्परेचर सराउंडिंग। बस याद कर लो, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा 5-6, तुम्हारा पूरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो T1 माइनस T2 अपन टाइम इज इक्वल टू होता है के T1 प्लस T2 अपन 2, यानी कि एवरेज माइनस T0। तो समझो, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम इज इक्वल टू होता है के T1 प्लस T2 अपॉन 2, यानी कि एवरेज माइनस T ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, समझे। तो याद कर लो, T1 माइनस T2 अपॉन टाइम इज इक्वल टू के T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक। जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका कूलिंग फास्ट होता है, यानी क्यूब का एरिया ज़्यादा होता है तो उसकी कूलिंग फास्ट होगी एज़ कम्पेयर टू स्फीयर से। अब देखो इससे कुछ ग्राफ है, ग्राफ पढ़ने से पहले और बता दूँ, ये जो इक्वेशन था वो जेईई मेंस में अगर क्वेश्चन पूछा था तो इस इक्वेशन से लगाते हैं। अगर मान लो लॉग वाले क्वेश्चन पूछ लिया तो 1 अपन के जितना टाइम लगेगा 1 अपन के लॉग वैसे T2 माइनस T0, T1 माइनस T0। T2 में हमारा टेम्परेचर में सराउंडिंग घटा दो, T1 में से सराउंडिंग घटा दो। ये हमारा जेईई मेंस में पूछा गया उसका फॉर्मूला है, ठीक। जब सीधे टाइम पूछे तो तुम इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी, दोनों में से कोई अप्लाई करके लगा ले, ये आसान पड़ता है ऊपर वाला, ठीक। अब देखो डेल्टा टी और टाइम के बीच का जब ग्राफ बनाओगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। लॉग T2 माइनस T1 अपन टाइम का जब ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को, यानी कि लॉग ये मतलब T2 माइनस T1, देखो T2 माइनस T1 वर्सेस टाइम का जब ग्राफ बनाया तो ऐसा बना, लेकिन जब तुमने लॉग ले लिया तो ऐसा बन गया, समझ रहे हो। तो ये हमारा T2 माइनस T1 का ग्राफ है और ये लॉग वाला ग्राफ है, ठीक। और रेट ऑफ कूलिंग और थीटा माइनस T1, रेट ऑफ कूलिंग और चेंज इन टेम्परेचर में जो ग्राफ बनती है सीधे बनती है, रेट ऑफ कूलिंग और ये सीधे बनेगी, ठीक है। रेट ऑफ कूलिंग और ये सीधे बनेगी, ठीक। अब देखो ये रेट है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, तो ये हमारा बॉडी टेम्परेचर, तो रेट और बॉडी टेम्परेचर का ग्राफ ये बनता है, ये KQ0 होता है, रेट और बॉडी टेम्परेचर, समझे। तो ये हमारी क्या होगी, KQ0 होगी, समझ रहे हो। तो ये चारों ही ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से अभी तक ये जेईई से पूछा जा चुका है और ये पूछा जा चुका है, ये और ये नहीं पूछा गया। नीट में भी पूछा जा चुका है ये दोनों, ये और ये नहीं पूछा गया, समझे। तो ध्यान रखना इन चीज़ का, ठीक है। अब देखो हीट का ट्रांसफर 3-4 मेथड से होता है, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। तो जो कंडक्शन होता है वो कंडक्शन क्या होता है, केवल सॉलिड में होता है। एयर इन कंटेक्ट जब होता है वार्म ग्राउंड के साथ, तो भी कंडक्शन का एग्जांपल है। किसी हॉट रोड को पानी के अंदर रख दोगे, मतलब टैपिंग वाटर के नीचे रख दोगे, तब भी हमारा क्या है, कंडक्शन है। कन्वेक्शन हमारा क्या होता है, फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस दोनों में होता है, और कंडक्शन हमारा सॉलिड में हो रहा था। तो जो कन्वेक्शन है उसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बल्क ट्रांसपोर्ट होता है और ग्रेविटी इसमें अप्लीकेबल होती है। यानी कन्वेक्शन एकमात्र ऐसा होता है जिसमें एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर होता है और इसमें ग्रेविटी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ग्रेविटी कहीं पर भी पूछा तो कन्वेक्शन आंसर होगा। और बल्क ट्रांसपोर्ट होता है। और रेडिएशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है, और ये हीट ट्रांसफर करता है विदाउट एनी मीडियम, यानी नॉन, मतलब किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, ठीक। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका हीट ट्रांसफर का, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी इक्वल टू होता है के डेल्टा टी बाई एन। डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी मतलब क्या हुआ, हीट, मतलब हीट पर यूनिट टाइम, यानी कि चेंज ऑफ हीट पर यूनिट टाइम, हीट पर यूनिट टाइम, यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम।
तो हीट पर यूनिट टाइम जो होगा मतलब क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है के इंटू ए इंटू डेल्टा टी अपन एल। के हमारा क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी का कांस्टेंट है, उसको थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। और ए मतलब एरिया होता है और टी मतलब होता है डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस, और एल हमारा लेंथ होता है। तो डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा के ए डेल्टा टी अपन एल हो जाएगा, ठीक। और डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी अपन तुम आर इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो। आर इक्विवेलेंट क्या होता है, आर इक्विवेलेंट क्या होता है, रो एल बाई ए। तो इसको लिख सकते हो क्या, 1 अपन के एल बाई ए। तो ऊपर चला गया ए अपन एल, ये के ऊपर चला गया, समझ रहे हो। तो के ए डेल्टा टी अपन एल हो जाता है। इसलिए तुम इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी को के डेल्टा टी अपन एल बोलो, या डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी को डेल्टा टी अपन आर इक्विवेलेंट बोलो, दोनों हमारा सेम चीज़ है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। अब किसी रॉड को, जैसे एक रॉड ये था, एक रॉड ये था, सीरीज में लगा दिया, और एक रॉड ये था, एक रॉड ये था पैरेलल में। तो जो सीरीज में इसका के इक्विवेलेंट का कॉम्बिनेशन होगा, जो यहाँ पे के था ना पहले, अब के इक्विवेलेंट हो जाएगा। के इक्विवेलेंट का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस L2 अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपन K2, यानी कि सिग्मा L अपान सिग्मा L बाई के। क्या होता है, सिग्मा L अपन सिग्मा L बाई के। ऐसे याद किया करो, सिग्मा L अपन सिग्मा L बाई के। इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा L मतलब क्या हुआ, L1 प्लस L2 प्लस L3 जो भी है अपान L1 अपन K1 प्लस L2 अपन K2 प्लस L3 अपन K3, ऐसा, ठीक। पैरेलल में होगा तो सिंपल सा सिग्मा K1 A1 सिग्मा K अपन A। पैरेलल में क्या होगा, सिग्मा K अपन A। इसका मतलब क्या हुआ, K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 अपन A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि नीचे K1 प्लस K2 क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमको के इक्विवेलेंट चाहिए। तो हमको यूनिट एंड डायमेंशन पड़े हो ना, तो के इक्विवेलेंट चाहिए तो क्या होगा, A1 A1 ऊपर है, तो A1 A1 को अगर मैं काटूंगा नहीं तो कैसे के मिलेगा, इसलिए नीचे A1 A2 आ जाता है, समझे। यहाँ पर भी के इक्विवेलेंट चाहिए, तो यहाँ पे L1 L2 आ गया, तो नीचे L1 आना जरूरी है, क्योंकि अगर लेंथ से कटेगा नहीं तो के कैसे ऊपर मतलब होगा, के बराबर। दोनों का यूनिट एंड डायमेंशन भी बराबर होना चाहिए। तो ऐसे भी करके चेक कर सकते हो। तो फॉर्मूला याद कर लो, के इक्विवेलेंट का L1 प्लस L2 अपन L1 केवल प्लस L2 K2 हमारा सीरीज में, और पैरेलल का बता दिया हूँ, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ आइस, अगर फॉर्मेशन ऑफ आइस मान लो, तुम देख रहे हो बर्फ़ गिर रही है, तो बर्फ़ मान लो पहले 0 से x सेंटीमीटर हुई, फिर x सेंटीमीटर से 2x हुई, फिर 3x हुई, तो उसका जो वो आता है 1357, जो गैलीलियो लॉ में जैसा था वही रेशियो यहाँ पर भी आता है 1357 9 11 13 15 वाला, ठीक है। कब, जब 0 से x से 2x, 2x से 3x, 3x से 4x 5x ऐसे बढ़ती है, ठीक। अब पूछेगा टाइम टू डबल ट्रिपल क्वाड्रपल थिकनेस। मान लो कह रहा है कि टाइम कितने टाइम में डबल हो गई, कितने टाइम में ट्रिपल हो गई, कितने टाइम में क्वाड्रपल हो गई, कितने टाइम में पेंटपल हो गई, मतलब 5 गुना हो गई। तो उसका रेशियो होता है 1:4:9:6:25। क्या होती है, 1:4:9:6:25, ठीक। टाइम टेकन बाई आइस टू ग्रो ए थिकनेस फ्रॉम x1 टू x2। अगर तुमसे पूछ ले कि x1 से x2 जाने में कितना टाइम लगा, ये तो रेशियो पता है, तुमसे एग्जैक्ट टाइम पूछ ले तो टाइम हो जाएगा रो एल अपन 2kT x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, रो एल अपन 2kT x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। रो एल लेंथ डेंसिटी इंटू लेंथ अपन 2kT x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। नोट देखो, जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आइस होता है वो हमारा होता है dx अपन dt इक्वल टू k डेल्टा टी अपन रो एल एक्स। दोनों फॉर्मूले याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला फॉर्मूला क्या है, जो टाइम होगा x से 2x जाने में या x से 3x जितना भी पूछ रहे जाने में, तो होता है रो एल अपन 2kT x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। और जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आइस होता है वो होता है dx अपन dt इक्वल टू होता है क्या, k डेल्टा टी अपन रो एल एक्स। dx अपन dt क्या होता है, k डेल्टा टी अपन रो एल एक्स, k डेल्टा टी अपन रो एल एक्स होता है। अब देखो, कभी भी तुमसे टेम्परेचर एट मिड पॉइंट पूछे तो तुम एक फॉर्मूला याद रखो, K1 A1 T1 अपन L1 प्लस K2 A2 T2 अपन L2 अपन K1 A1 अपन L1 प्लस K2 A2 अपन L2। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसी से सारा कटेगा तभी तो T और T बचेगा। इधर LHS में T है तो RHS में भी तो T आना चाहिए, समझे। तो बस ये फॉर्मूला याद करो, किसी भी टेम्परेचर का मिड पॉइंट निकालो, क्या, K1 A1 T1 प्लस अपन L1 प्लस K2 A2 T2 अपन L2 अपन K1 A1 अपन L1 प्लस K2 A2 अपन L2। अब देखो, जैसे तुम उसने बोल दिया कि एरिया सेम है, तो एरिया वाला जहाँ जहाँ है सबको हटा दो, एरिया हटा दो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K1 T1 अपन L1 प्लस K2 T2 अपन L2, ये हो जाएगा। और नीचे K1 अपन L1 प्लस K2 अपन L2, ठीक। और उसने बोल दिया एरिया नहीं लेंथ सेम है, तो लेंथ को हटा दो, जहाँ जहाँ लेंथ है सारा हटा दो। उसने बोल दिया लेंथ और एरिया दोनों सेम है, तो लेंथ को बैठाओ एरिया को बैठाओ, तो क्या बचेगा, K1 T1 प्लस K2 T2 अपन K1 प्लस K2। समझ रहे हो ना। तो इसको याद करो, जो उसने बोला कि सेम है उसको हटा देना इस फॉर्मूले से, ठीक। देखो, दिन में सी ब्रिज चलता है, नाइट में लैंड ब्रिज चलता है, ठीक है। ये हमारा एनसीईआरटी की लाइन से कुछ। और फोर्स कन्वेक्शन जो होता है ना, जो हमारा हर्ट है वो फोर्स कन्वेक्शन ही कर रहा है, कोई भी रोल नहीं होती है ग्रेविटी में। फोर्स कन्वेक्शन है, नो रोल इन ग्रेविटी, ठीक है। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ साहब ने बोला कि जो गुड ऑब्जर्वर होते हैं दे आर गुड एमीटर ऑल्सो, गुड ऑब्जर्वर आर गुड एमीटर आल्सो। जब गुड एमीटर हो तो बैड रिफ्लेक्टर होगा, सिंपल सी बात है। तो गुड ऑब्जर्वर आर गुड एमीटर और बैड रिफ्लेक्टर, तो गुड ऑब्जर्वर आर गुड
एमीटर और बैड रिफ्लेक्टर। प्योरली अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो T=0 होता है, R=0 होता है, A=1, E=1। ए मतलब एब्जॉर्बेंस, E मतलब इमिटेंस, ये दोनों 1 होता है, और रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस 0 होता है, समझे। तो कोई भी प्योरली परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो A हमारा 1 होगा, E हमारा 1 होगा, T 0 होगा, R 0 होगा, ठीक। इमिसिविटी और एब्जॉर्बेंस का जो रेशियो होता है वो किसी भी जनरल बॉडी के लिए कांस्टेंट होता है। जैसे E/A ऑफ जनरल बॉडी, E/A ऑफ ब्लैक बॉडी बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी E/A ऑफ जनरल बॉडी इक्वल टू E/A ब्लैक बॉडी कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। स्टीफेंस लॉ बोलते हैं कि जो एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम होता है, मतलब एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम का मतलब क्या हुआ, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी पर यूनिट टाइम का मतलब होता है क्या, पावर, यानी पावर पर यूनिट एरिया। ये क्या होता है, E सिग्मा T⁴ होता है, ठीक है। तो हम बस ऐसे याद करेंगे, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या होती है, सिग्मा E T⁴ होती है, और एनर्जी AT इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा E T बॉडी पावर 4 माइनस T सराउंडिंग का पावर 4। मतलब कि स्टीफेंस साहब ने बोला कि E/AT इक्वल टू होता है सिग्मा E T⁴, और स्टीफन बोल्जमान साहब ने बोला कि E/AT इक्वल टू होता है सिग्मा E T बॉडी पे पावर 4 माइनस T नॉट पे पावर 4, मतलब T सराउंडिंग, मतलब क्या, T सराउंडिंग पे पावर 4। तो कहीं पर अगर सराउंडिंग का पावर 4 लिखा है, सराउंडिंग का भी टेम्परेचर दिया है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना, और कहीं पे सराउंडिंग ना दिया हो तो सीधे ही अप्लाई करना, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है, और किसी बॉल वगैरह का पूछेगा तो बॉल हमारे स्फेरिकल होते हैं तो 4πr² होता है, ठीक। इमिसिव पावर E/T जो 4 होता है वो कांस्टेंट होता है, ये हमारा इमिसिव पावर होता है। तो यहाँ से तुमको दिख गया कि E जो होती है 1/T⁴ होती है, क्योंकि E/T⁴ कांस्टेंट है तो E इनवर्सली पॉजिटिव क्या हो जाएगी, 1/T⁴ हो जाएगी, यानी E1/E2 इक्वल टू T2/T1/4, ठीक। विंस लॉ बोलते हैं कि ये एक्सप्लेंस करते हैं स्पेक्ट्रम को, विंस लॉ एक्सप्लेंस करते हैं स्पेक्ट्रम को, और वो बोलते हैं कि जो लेमडा मैक्सिमम इंटू टाइम टेम्परेचर होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। तो लेमडा मैक्स इंटू टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब लेमडा मैक्स इनवर्सली पॉजिटिव टेम्परेचर होगा, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा 1/टेम्परेचर, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टेम्परेचर। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाना तो B लगा दो वहाँ पे, तो लेमडा मैक्स इक्वल टू हो जाता है 1/T, लेमडा मैक्स इक्वल टू B/T हो जाता है, और B का वैल्यू होता है 2.3, 2.9 है ना, 2.9 को 3 बोल दो, 2.3 इंटू 10⁻³ पर मीटर पर केल्विन होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, लेमडा मैक्स हो गया। और यहाँ पे देखो इंटेंसिटी और जो T1 T2 T3 ग्राफ है, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 ग्राफ है, इसमें क्या होता है तुमको मालूम है, लेमडा मैक्स इनवर्सली फर्स्ट टेम्परेचर होता है। तुम जैसे सीधर जा रहे हो, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 दिया, तो तुमको मालूम है क्या होगा, T1 अगर लेमडा 1 ज़्यादा है तो T3 ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 लेमडा 1 सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे, क्योंकि इधर जा रहा हूँ तो वेवलेंथ बढ़ रही है, फिर लेमडा 2 फिर लेमडा 3, लेकिन टेम्परेचर सबसे ज़्यादा T3 का, फिर T2 का, फिर T1 का, ठीक है। सोलार कांस्टेंट बोलता है कि पावर अपन एरिया होता है, सोलार कांस्टेंट होता है पावर अपन एरिया, उसको ऐसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है E सिग्मा T⁴ हमने ऊपर पढ़ा था, बस उसमें R² अपन कैपिटल R² का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जहाँ पे R हमारा क्या होगा, छोटा वाला हमारा रेडियस ऑफ सन होगा, जो बड़ा वाला R होगा वो डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ होगा, जो बड़ा वाला होगा क्या होगा, वो डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी, देखो स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था किसने, विंस ने, लेकिन जो स्पेक्ट्रम में जो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन थी उसके बारे में बताया था प्लैंक्स ने, ध्यान रखना, ठीक है। तो विंस ने क्या बताया था, विंस ओनली जस्ट टेल अबाउट द स्पेक्ट्रम, बट द एनर्जी इन द स्पेक्ट्रम हैज बीन टेल्ड बाई किसने, प्लैंक्स ने, ठीक। और E इक्वल टू होता है T⁴, लेकिन अगर एनर्जी मैक्सिमम पूछे तो होता है डायरेक्टली पोस्ट T⁴। ये विंस का 5th पावर लॉ है, क्या विंस का 5th पावर लॉ होता है। इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट बोलता है कि जो K हमारा है वो डायरेक्टली पोस्ट टू L² बराबर होता है, ठीक है। रेट ऑफ हीट लॉस या रेट ऑफ जो कूलिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो डायरेक्टली पोस्ट टू क्या होती है, एरिया के, इनवर्सली पोस्ट टू मास के, डायरेक्टली पोस्ट टू टेम्परेचर के, इनवर्सली पोस्ट होती है टाइम के, डायरेक्टली पोस्ट होती है 1/ρ, मतलब इनवर्सली पोस्ट टू डेंसिटी होती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल हीट कैपेसिटी के बराबर होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो रेट ऑफ हीट लॉस और रेट ऑफ कूलिंग क्या होती है, डायरेक्टली पोस्ट टू एरिया अपन मास होगी, यानी कि डायरेक्टली पोस्ट टू क्या होगी, टेम्परेचर अपन टाइम होगी, इनवर्सली पोस्ट टू क्या होगी, 1/डेंसिटी होगी, 1/स्पेसिफिक हीट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, ठीक है। इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का स्क्वायर आपको पता है। और यहाँ पे देखो अगर y है, ax है तो टेम्परेचर है, टाइम है, G से पूछा गया है। तो अगर Ex ज़्यादा होगा Ey का तो ऑब्जर्वेंस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि तुमको मालूम है गुड ऑब्जर्वर और गुड एमीटर और गुड ऑब्जर्वर, ठीक है। तो Ex अगर ज़्यादा Ey का तो Ex का भी Ay से ज़्यादा होना है, ठीक है। स्टडी स्टेट में डेल्टा क्यू यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट लेंथ हमारी कांस्टेंट होती है। स्टडी स्टेट का मतलब ये हुआ कि डेल्टा क्यू अपन एल क्या होती है, कांस्टेंट होती है। स्टडी स्टेट का मतलब क्या हुआ, डेल्टा क्यू अपन एल क्या होती है, कांस्टेंट होती है।
इनकमिंग हीट हमारा आउटगोइंग हीट के बराबर होता है। जैसे इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होता था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वैसे सेम चीज़ यहाँ पे होती है। इनकमिंग हीट आउटगोइंग हीट के बराबर होती है। मान लो H1 आ रही है तो H2 जा रही है, H3 जा रही है, तो H1 इक्वल टू H2 प्लस H3 होगा। तुमको हीट का फॉर्मूला मालूम था, dq अपन dt क्या था, k डेल्टा टी अपन एल। तो k डेल्टा टी अपन एल पहले का इज इक्वल टू k डेल्टा टी अपन 2, ये ऐसे होगा ना, ये प्लस होगा k डेल्टा टी अपन एल प्लस k डेल्टा टी अपन एल 3 का। क्यों? क्योंकि H1 हमारा इनकमिंग है, ये दोनों बाहर जा रहे थे, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग करना था। H1 इक्वल टू H2 प्लस H3, H1 होगा k डेल्टा टी अपन एल 1, ये होगा k डेल्टा टी अपन L2, ये होगा k डेल्टा टी अपन L3। समझे? तो ऐसे होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कभी भी जंक्शन पे टेम्परेचर पूछ सकता है, कहीं पर भी पूछ सकता है, डायरेक्टली लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन में कर रहा हूँ, देखना। R प्लस ए प्लस टी इक्वल टू 1 होता है। अगर टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन है तो हमेशा थर्मल रेडिएशन एमिट करेगा ही करेगा। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर की अगर बात करेंगे तो डी ई लेमडा, जो डी ई लेमडा होता है वो हमारा डी अपान टी ए डी लेमडा होता है। बस एक बार ध्यान से पढ़ लेना। एमिसिव पावर क्या होती है, क्यू रेडिएशन अपन इमिसिव पावर क्या होती है, हीट अपान टाइम, उसको पावर बोल देंगे। और पावर पर यूनिट एरिया बोलते हैं क्या, एमिसिव पावर। तो पावर पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगी, एमिसिव पावर हो जाएगी, यानी कि डेल्टा क्यू रेडिएशन अपन डेल्टा टी इंटू डेल्टा ए होगा। और ये हमारा ई लेमडा डी लेमडा के बराबर होगी। एनर्जी और लेमडा का जब ग्राफ बनाओगे तो जो उसका एरिया होगा एमिसिव पावर के बराबर होगा, और वो हमारा टी पे पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म। थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर था और इसमें सारी चीज़ें मैंने कंसाइज वे में कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट 3 घंटे में पहले ही करा चुका हूँ, देख लेना एक बार। कंप्लीट फिजिक्स इन 50 आवर था, अब इसको 35 आवर का कर दिया मैंने क्वेश्चन मार्क करवा के। और कंप्लीट फिजिकल इन 20 आवर में, ये तो चल ही रहा हमारा। आज आयनिक एल्गोरिथम का लेक्चर है, 7 बजे आ जाना। और ये दीदी भैया के लिए लास्ट वार्निंग थी, लेकिन इन्होंने माना नहीं, जिनके साथ अच्छा कुछ होगा एग्जाम के बाद। ठीक है, और ये रोलिंग मोशन हमारा टाइम पीरियड एक्सलेशन, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, अच्छे से करना। ठीक, और रे ऑप्टिक्स इन 40 मिनट अवतार सीरीज है, तो तुम कोई वीडियो जाके रे ऑप्टिक्स का अवतार सीरीज को देख लो, या फिर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कराए हैं वो देख लो, या टॉपिक 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लो। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। करंट इलेक्ट्रिसिटी आज तुम्हें रात में मैं दूंगा। ठीक है, मैग्नेटिज्म भी दोनों रात में अपलोड करूँगा। ठीक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।